ये है जापान, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस इकोनॉमी। जापान दुनिया की सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री है, जहां पर 90 साल के लोग आपको चलते फिरते नजर आएंगे। टॉप क्वालिटी एजुकेशन और फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जापान को रहने के लिए एक आइडियल कंट्री बनाते हैं। लेकिन ये सारी तरक्की और डेवलपमेंट के पीछे एक बहुत ही भयानक हकीकत छुपी हुई है, एक ऐसी डार्क रियलिटी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं। इस वीडियो में आज हम इसी हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं। दोस्तों, 1980 में जापान को अगला सुपर पावर समझा जाता था। उस वक्त लोगों का ख्याल ये था कि जापान बहुत ही जल्द अमेरिका को पीछे छोड़ देगा और बिल्कुल उसी तरह पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा, जैसे आज चाइना कर रहा है। अमेरिका में तो जापान को लेकर काफी परेशानी भी पाई जाती थी, यहाँ तक कि इस पर मूवीज भी बनाई गई थी, जैसे कि ब्लेड रनर, डाई हार्ड, राइजिंग सन, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे जापानीज कॉर्पोरेशन पूरे अमेरिका को टेक ओवर कर लेगी। इस खौफ की सबसे बड़ी वजह थी वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो जापान ने कुछ सालों में हासिल कर ली थी। उस समय जापान का इकोनॉमिक सिस्टम वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझा जाता था। जापानीज स्टॉक मार्केट भी काफी उछाल में थी और जापान की चीजें पूरी दुनिया पर छाई हुई थी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर गाड़ी हो। उस समय जापान के लोगों को ये पता था कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते ही उनको नौकरी मिल जाएगी और फिर लाइफ सेट है, क्योंकि जापान में ऑलमोस्ट हर जॉब लाइफ टाइम जॉब होती है। जापान अनस्टॉपेबल था और ये 1990 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था। और फिर 1991 में कुछ ऐसा हुआ जो जापान का पूरा फ्यूचर बदलने जा रहा था। दोस्तों, 1990 से पहले जापान एक ऐसा एक्सपीरियंस ले रहा था जो पहले कभी किसी कंट्री ने नहीं लिया था, यानी कि वो कंट्री इस हद तक डेवलप होती जा रही थी जो पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। स्टॉक मार्केट पीक पर थी, रियल एस्टेट ऊपर जा रही थी, बैंक्स लगातार पैसे ही छाप रहे थे और लोन लेना इतना आसान था कि बैंक ये तक नहीं पूछते थे कि आपको लोन किस लिए चाहिए। पर आने वाले समय में ये सब कुछ खत्म होने वाला था। 1990 से लेकर 1991 के बीच जापान का स्टॉक मार्केट 43% गिर गया, रियल एस्टेट की प्राइसेस भी 50% से ज्यादा गिर गई। लोन की अनलिमिटेड सप्लाई की वजह से लोगों ने ज़ॉम्बीज कंपनी खड़ी की हुई थी जो कई साल पहले बैंकरप्ट हो चुकी थी, मगर बैंक से लोन मिलने की वजह से वो कभी बंद ही नहीं हुई। जापान का मार्केट इतनी बुरी तरीके से गिरा कि अब कोई भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था और इसके साथ ही जापान इकोनॉमिक टाइगर से सिक मैन ऑफ एशिया बन चुका था। लेकिन ऐसी ऊंच नीच तो कंट्री के इकोनॉमी में आती रहती है, तो फिर जापान के साथ ऐसा क्या अलग हुआ? असल में जापान के साथ कुछ ऐसा होने जा रहा था जो इनकी पूरी जनरेशन को अफेक्ट करने वाला था। इस घटना को समझने के लिए हमें जापान के जॉब कल्चर को समझना होगा। जापान में कॉर्पोरेट करियर शुरू होता है शुशोकु कात्सुरु से। ये एक जॉब हंटिंग प्रोसीजर होता है जिससे हर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को गुजरना पड़ता है। सारी बड़ी कंपनी सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करती है और हर कैंडिडेट को बहुत सारे इंटरव्यूज से गुजरना पड़ता है। इतने मुश्किल प्रोसेस को जो कैंडिडेट क्लियर करता है उसे शुशिंकोयो पॉलिसी के मुताबिक लाइफ टाइम जॉब मिलती है। बेसिकली जापान में आपको किसी भी कंपनी में जॉब मिल जाए तो आप लाइफ टाइम उसे छोड़ नहीं सकते। ये कोई लॉ नहीं है, पर वहाँ का जॉब कल्चर इतना स्ट्रिक्ट है कि जॉब छोड़ने वाले को किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलती। इसका ये फायदा है कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है और आपको जॉब से निकाले जाने की कोई टेंशन नहीं होती। मगर दूसरी तरफ एक डिसएडवांटेज ये है कि आप पूरी जिंदगी किसी एक कंपनी के साथ गुजारते हो और वो कंपनी कोई भी डिसीजन ले आपको मानना पड़ेगा। 1990s में भी यही प्रोसीजर था और ये आज तक चला आ रहा है। अगर आप ये इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर ना कर सको तो ये समझ लो कि आपको जिंदगी भर कभी जॉब नहीं मिलेगी। ये एक ऐसा दरवाजा है जो सिर्फ एक बार खुलता है। 1990 के जापान क्राइसिस में सारी बड़ी कंपनीज ने अपनी हायरिंग फ्रीज कर दी और अगले 13 सालों तक किसी भी बड़ी कंपनी ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली। इस पीरियड को जापान से एम्प्लॉयमेंट आइसेज भी कहा जाता है। वो लोग जो 1990 में ग्रेजुएट हुए थे उन्हें अगले 13 सालों तक कोई भी जॉब नहीं मिली और जब 2004 में हायरिंग दोबारा खुली तो वो लोग 32 से 40 साल के हो चुके थे और कोई भी जापानीज कंपनी उन्हें हायर नहीं करना चाहती थी। आप इसी बात से इसका अंदाजा लगा सकते हो कि 1990 से लेकर 2003 तक जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए थे उनकी संख्या कितनी होगी। इनकी संख्या 2 करोड़ होती है, जिन्हें लॉस्ट जनरेशन ऑफ जापान भी कहा जाता है। इस जनरेशन के कुछ लोग कम सैलरी में काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और उनके ऊपर निर्भर हैं। मतलब 30 से 40 साल के लोग आज भी ऐसे हैं जो अपने माँ बाप के पैसों के ऊपर गुजारा करते हैं, जो कि दिन भर घर में पड़े रहते हैं, ना किसी से मिलते हैं और ना ही किसी से कांटेक्ट करते हैं। और यहीं से शुरू होती है जापान की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ की 30% की आबादी 60 साल के ऊपर की है। इसीलिए जापान को सुपर एजिंग कंट्री भी कहा जाता है। इस सुपर एजिंग पॉपुलेशन की बहुत बड़ी वजह है वो लॉस्ट जनरेशन जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से कभी शादी ही नहीं की और इसी वजह से वो यंग जनरेशन जो इन 2 करोड़ लोगों ने पैदा करनी थी वो कभी इस दुनिया में आई ही नहीं। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन पूरी ना करने की वजह से आज ये लोग एकदम ही अलग रह रहे हैं, जिनका किसी और से कोई वास्ता नहीं।
क्या पता कितने ही लोग सुसाइड कर चुके हैं और कितने ही लोग डिप्रेशन में हैं। इन लोगों की हालत का असर सोसाइटी पर भी है, क्योंकि इन लाखों लोगों को जॉब पर होना चाहिए था और वो सारा पैसा जो मार्केट में आना चाहिए था वो इन लोगों के ना आने की वजह से नहीं आया। जापान की करंट गवर्नमेंट अब इन लोगों को लेकर बहुत ही फिक्रमंद है और वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह इन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर सके। लेकिन फिलहाल इन सब में जापानीज गवर्नमेंट को कोई खास कामयाबी नहीं मिली और इसकी वजह है यहाँ का जॉब कल्चर, जिसमें सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को ही हायर किया जाता है और फिर सारी जिंदगी वो उस कंपनी को नहीं छोड़ सकते। हर साल बहुत से लोग जिनको ग्रेजुएट होने के बाद जॉब नहीं मिलती वो इसी लॉस्ट जनरेशन में शामिल होते जा रहे हैं। अब जापानीज गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएगी या नहीं? क्या ये लॉस्ट जनरेशन जापान के डाउनफॉल की वजह बनेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हम ऐसे ही नॉलेज से भरपूर वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे।